नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिनका नाम सुनते ही दो तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। एक महान आध्यात्मिक गुरु की और दूसरी एक बेहद विवादास्पद हस्ती की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो की। एक ऐसा इंसान जिसने बनी बनाई परंपराओं को सीधी चुनौती दी और पूरी दुनिया में लाखों लोगों को कह सकते हैं हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके ही एक दमदार विचार से। ये एक लाइन, बस एक लाइन ओशो की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। उनका कहना था कि भाई सच किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी गुरु के कहने से भी नहीं मिलेगा। सच तो वो है जिसे हम खुद जीते हैं, खुद अनुभव करते हैं। ये कोई उधार ली हुई चीज नहीं हो सकती। ये तो एक बहुत ही पर्सनल, एक जिंदा एक्सपीरियंस है। और बस यहीं से ओशो की कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास शुरू हो जाता है। एक तरफ लोग इन्हें पूछते थे, उनकी बातों में खो जाते थे, तो दूसरी तरफ उन पर इतनी तीखी आलोचना हुई जिसकी कोई हद नहीं। तो सवाल उठता है, आखिर थे कौन ओशो? उनका असली नाम था चंद्रमोहन जैन, पर दुनिया ने उन्हें ओशो के नाम से जाना। वो एक ऐसे टीचर थे जिनका बस एक ही मकसद था, जो जैसा चल रहा है उस पर सवाल उठाओ, अपनी आजादी को पहचानो और उसे जियो। देखिए, ओशो को लेकर हमेशा दो तरह की बातें होती हैं। एक नजरिया यह है कि वो एक विजनरी थे, एक दृष्टा, जिन्होंने ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी पूरब की गहरी बातों को पश्चिम की दुनिया के लिए बिल्कुल आसान बना दिया। और दूसरा नजरिया वो ये है कि वो एक कंट्रोवर्शियल लीडर थे, जिनकी देखरेख में एक ऐसा कम्यून बना जिसने नैतिकता और कानून की सारी हदें पार कर दी। आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके शुरुआती दिनों में। देखते हैं कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान, एक विद्रोही सोच वाला नौजवान आगे चलकर इतना बड़ा आध्यात्मिक गुरु बना। तो उनकी कहानी शुरू होती है 1931 में मध्य प्रदेश से। नाम था चंद्रमोहन जैन और सिर्फ 21 साल की उम्र में वो दावा करते हैं कि उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसे वो संबोधि या आत्मज्ञान कहते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ा नहीं। पहले फिलॉसफी में मास्टर डिग्री ली, प्रोफेसर बने, लेकिन 1960 के दशक के आखिर तक आते आते उन्हें लगा कि ये अकादमिक दुनिया उनके लिए नहीं है और उन्होंने सब कुछ छोड़कर खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक रास्ते पर लगा दिया। तो एक प्रोफेसर से गुरु बनने के सफर ने आखिर उनकी सोच को कैसा बनाया? चलिए अब सीधे ओशो के विचारों के दिल में उतरते हैं। इंसानी चेतना को लेकर उनका वो नजरिया जो उस समय के लिए बिल्कुल ही नया और क्रांतिकारी था। उनकी टीचिंग्स का जो सेंट्रल आइडिया था वो था नया इंसान। इसे वो जोरबा द बुद्धा भी कहते थे। अब ये क्या है? सोचिए, एक ऐसा इंसान जो जोरबा की तरह दुनिया के सारे मजे ले, खाए पिए नाचे प्यार करे, और साथ ही अंदर से बुद्ध की तरह बिल्कुल शांत, बिल्कुल जागा हुआ हो। मतलब आध्यात्मिकता को पहाड़ों और गुफाओं से निकालकर हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आना। ये उस जमाने में एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया था। और ये सोच उस वक्त के पारंपरिक धार्मिक विचारों से एकदम अलग थी, जो कहते थे कि अपनी इच्छाओं को दबाओ। ओशो का मानना था कि दबाने से सिर्फ दिमागी बीमारियां होती हैं। उनका रास्ता था दमन नहीं, रूपांतरण। मतलब अपनी इच्छाओं और भावनाओं से लड़ो मत, बस एक गवाह की तरह पूरी अवेयरनेस के साथ उन्हें देखो, और ऐसा करने से उनकी ऊर्जा अपने आप बदल जाती है। अच्छा, अब इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए? इसके लिए उन्होंने बनाई एक्टिव मेडिटेशंस की टेक्निक्स। उनका मानना था कि आज का इंसान इतना तनाव में है, उसका दिमाग इतना दौड़ता है कि वो सीधे बैठकर शांत हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ध्यान की ऐसी विधियां बनाई जिनमें पहले आप अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं, नाचकर, कूदकर, चिल्लाकर सारा दबा हुआ टेंशन बाहर फेंकते हैं। और जब ये सब निकल जाता है तब आप आसानी से शांत होकर अपने अंदर झांक सकते हैं, गहरे मौन में उतर सकते हैं। उनकी बातों का दायरा बहुत ही वसी था। ओशो ने कभी अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखी, पर उनके दिए गए भाषणों से 600 से भी ज्यादा किताबें छापी गईं। और ये किताबें ज़ेन से लेकर सूफिज्म, साइकोलॉजी से लेकर पॉलिटिक्स तक हर विषय पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देती हैं। चलिए अब रजनीश आंदोलन के सबसे चर्चित और सबसे विवादास्पद चैप्टर की तरफ चलते हैं। अमेरिका में बसाया गया वो शहर। साल था 1981। उनके हजारों फॉलोअर्स ने मिलकर अमेरिका के ओरेगन में एक रेगिस्तानी जमीन पर एक पूरा शहर बसा दिया। नाम रखा रजनीशपुरम। मकसद था ओशो के नए इंसान के विजन पर आधारित एक आदर्श दुनिया बनाना। लेकिन ये यूटोपिया बनाने का सपना बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदल गया।
वहां के लोकल लोगों से जमीन और रहन सहन को लेकर भयंकर झगड़े हुए और मामला तब और बिगड़ गया जब कम्यून की टॉप लीडरशिप, खासकर ओशो की सेक्रेटरी मां आनंद शीला, ने सत्ता बनाए रखने के लिए कई आपराधिक काम किए। इसमें एक बायोलॉजिकल टेरर अटैक तक शामिल था ताकि लोकल इलेक्शन को प्रभावित किया जा सके। और आखिर में 1985 में ओशो को इमिग्रेशन फ्रॉड के चार्ज में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया। और इसी के साथ रजनीशपुरम का वो सपना टूट गया। तो रजनीशपुरम के खत्म होने के बाद ओशो का क्या हुआ, और इतने सब विवादों के बाद भी उनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों है? आइए उनके जीवन के आखिरी दौर और उनके गहरे असर को समझते हैं। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो एक तरह से बेघर हो गए। करीब 21 देशों ने उन्हें अपने यहां आने की इजाजत नहीं दी। पूरी दुनिया का चक्कर काटकर वो आखिर में भारत लौटे, पुणे में अपने पुराने आश्रम में, जहां 1990 में उनका निधन हो गया। इतने विवादों के बाद भी ओशो का असर आज भी बहुत गहरा है। उनकी एक्टिव मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की टेक्निक्स ने पश्चिम में स्पिरिचुअलिटी की एक नई लहर पैदा कर दी। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग उनकी ध्यान की विधियों को अपनाते हैं। उन्होंने साइकोलॉजी को ध्यान से जोड़ा और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम यानी अपनी शर्तों पर जीने की सोच को एक जबरदस्त आवाज दी। असल में ओशो ने कोई नया धर्म नहीं बनाया। उनकी भूमिका एक कैटलिस्ट की तरह थी, एक ऐसी चिंगारी जिसने लोगों को सिखाए पढ़ाए गए विश्वासों पर सवाल उठाने और अपनी अंदर की आज़ादी को खोजने के लिए उकसाया। उनकी समाधि पर लिखी ये लाइनें उनके पूरे व्यक्तित्व को बयां करती हैं। एक पहेली भरा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो दिखाता है कि वो खुद को हर परिभाषा, हर दायरे से बाहर मानते थे। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुकते हैं, कौन थे ओशो? क्या वो सच में एक पहुंचे हुए रहस्यवादी थे, या एक बहुत शातिर मैनिपुलेटर, या फिर शायद इन सबसे अलग वो बस एक कैटलिस्ट थे, एक ऐसी चिंगारी जिसने लाखों लोगों को अपने ही विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया? खैर, इसका जवाब तो शायद हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।